तो देखो, हम लास्ट क्लास है वो सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी। तो कुछ एनसीईआरटी की एक दो चीजें हैं जो वो नोट्स में थी नहीं या मैंने डिस्कस नहीं की थी, ठीक है। उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी है, मतलब डेली लाइफ में एडजॉर्प्शन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। आप जानते हो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, और उसके कहाँ का एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का, ठीक है, वो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। देखो, वैक्यूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल क्या हो, नेग्लिजिबल हो या जीरो हो, ठीक है। वैक्यूम मतलब होता है वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास एक विसल है, आपके पास एक विसल है, दिस इज द विसल। तो इसके अंदर गैस है बिल्कुल, है ना, गैस के पार्टिकल तो होंगे ही, ऑब्वियस है ना। तो हमें क्या करना है, इस विसल के अंदर जितने भी गैस के पार्टिकल है ना, उनको कम करना है, ठीक है, ताकि प्रेशर है वो मिनिमम हो जाए अंदर, ठीक है। उसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। प्रेशर कम से कम हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस विसल के अंदर चारकोल का पीस रख देंगे। क्या रख देंगे? चारकोल का जो पीस होता है, चारकोल एक तरह से कार्बन का एलोट्रोप होता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो मैंने चारकोल का पीस रख दिया यार, ठीक है, सीधा चारकोल। चारकोल होगा क्या, चारकोल है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होल होते हैं चारकोल के अंदर, ठीक है, चारकोल की सरफेस के ऊपर। तो जो भी गैसेज है ना, जितनी भी विसेल के अंदर जो भी गैस पार्टिकल है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चारकोल की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी गैस के पार्टिकल है, वो चारकोल की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल वो सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे, और यदि चारकोल की सरफेस भी एडजॉर्ब हो गई, तो जो विसल है उसके अंदर प्रेशर क्या रह जाएगा, बहुत ही कम रह जाएगा, ठीक है। तो वो होता है कि वैक्यूम हो जाएगा अंदर से, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल नेग्लिजिबल रह जाएगा, ठीक है। जहां भी आपको प्रेशर कम करना है या वैक्यूम का क्रिएशन करना है, तो आप चारकोल लेके आओ, है ना। तो जो भी गैसेज है वो चारकोल के अंदर क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का। और सेकंड एप्लीकेशन की मैं बात करूं एडजॉर्प्शन का, तो वो है गैस मास्क में, गैस
मास्क। तो इस टाइम पे जो कोरोना वायरस है वो काफी तरह से फैल रहा है, आप बताइए, आपको पता है। तो जो गैस मास्क होते हैं, है ना, मेनली देखो हम नॉर्मल मास्क लगाए हुए हैं, एक N95 मास्क भी होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो N95 मास्क होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। ऐसा क्या है? बिकॉज N95 जो भी मास्क है ना, मैंने N95 मास्क ही ले लिया, देखो आपके सामने बना रहा हूँ उसी, ठीक है। तो N95 मास्क है या कोई और जो मास्क है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से स्पेसिफिक हो, है ना, तो वहां पे क्या होती है, चारकोल का कोटिंग होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? चारकोल की कोटिंग रहती है ना, गैस मास्क की सरफेस के ऊपर। तो जो भी वायरस वगैरह है, जो भी ये डस्ट वगैरह है, जो भी जो डेंजरस पार्टिकल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, है ना, एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो ये जो कोटिंग है वो चारकोल की है, ठीक है। तो गैस मास्क के ऊपर जो चारकोल की जो कोटिंग होती है ना, लेयर्स के बीच में होती है, ऊपर और नीचे वाली के, ठीक है। तो जो भी वायरस वगैरह है, जो भी पेस्ट वगैरह, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह जो ज्यादा डेंजरस है, वो क्या हो जाती है? कोटिंग हो जाती है, ठीक है। ज्यादातर ऐसे मास्क का यूज हम कोल माइंस में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कोल माइंस में, जहाँ पे कोयले का काम ज्यादा चलता रहता है ना, कोल माइंस। बिकॉज कोयले का जो पाउडर है ना, वो एयर में उड़ता रहता है, ठीक है। और उसकी वजह से यदि हम कोयले का पाउडर के अंदर जो भी हमारे अंदर चला गया, लंग्स के अंदर चला जाएगा, कोयले का जो पाउडर है, कोल का जो पाउडर है, तो इससे हमारे लंग्स में काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, हमें अस्थमा वगैरह की काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो गैस मास्क में हम हाँ चारकोल यूज करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह से एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। फिर और भी एग्जाम्पल देखें। थर्ड एग्जाम्पल हम देखें, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर है ना, एयर के अंदर जो भी है ना। तो यदि हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो सिलिका जेल यूज कर लो, या फिर आप एल्यूमिना जेल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल भी यूज की जा सकती है, या फिर एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल, ठीक है। तो जो भी वाटर वेपर है ना, वो क्या हो जाएगी? सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपकी वाटर वेपर है, वो उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। तो सरफेस के ऊपर है जो वाटर वेपर, क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो जो भी वाटर वेपर है ना, वो क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, उसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। हाँ, तो तीनों एग्जाम्पल अच्छे से आपको क्लियर है, तीनों एप्लीकेशन? एनी डाउट? डाउट नहीं तो हम आगे चलते हैं और भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, फोर्थ, वो है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर या कलरिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या चीज है, देखो, मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है ना, और उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर है, जैसे रेड है या भी जो ब्लैक है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी कलरिंग चीज है ना, जो कलरिंग जिसके कारण कलर आया है ना, उस चीज को मुझे क्या करना है, मतलब एब्जॉर्प्शन करवाना है, मुझे कलरलेस बनाना है, ठीक है। जो मान लो उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जो इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री होती है, शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री में क्या होती है? शुगर बनती है ना। शुगर किससे बनती है? शुगर केन से बनती है ना।
तो शुगर केन का जब आप पहले जो भी आप है ना उसका जूस निकालोगे, भी शुगर बनाना तो जूस तो निकालना पड़ेगा। तो शुगर केन का जूस है, उसका कैसा कलर होता है बताओ आप? तो कोई ना कोई कलर तो होता ही है ना? कैसा दिखता है आपको? गन्ने का जूस है, उसका कैसा कलर दिखता है? ब्राउन कलर का दिखता है ना, बिल्कुल, है ना? तो शुगर केन है, उसका जो कलर होता है ना, वो ब्राउन कलर होता है। ओके, ब्राउन कलर। तो मुझे ब्राउन कलर, अब जैसे शुगर होती है उसका तो कोई कलर ही नहीं होता ना, मुझे कलरलेस की तरफ लेके जाना है ना। आपने शुगर देखी तो व्हाइट कलर की होती है, तो ब्राउन कलर से मुझे कलरलेस की तरफ जाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एनिमल चारकोल यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? एनिमल चारकोल, ठीक है? तो एनिमल चारकोल के इस तरह से बेड होते हैं, ठीक है? जो भी इंडस्ट्री है उसमें एनिमल चारकोल के इस तरह से बेड होते हैं, मतलब है ना, इस तरह से रखा होता है एनिमल चारकोल। हमारे पास जो भी ब्राउन कलर का जो भी अपने पास शुगर है, उसको हम एनिमल चार के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है? इसको मैं एनिमल चारकोल के ऊपर पोर कर दूंगा, ठीक है? तो एनिमल चारकोल क्या कर देगा, ब्राउन कलर को क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है? तो ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर विल गेट एडजॉर्ब, ठीक है? हाँ, किसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा? एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर। ये क्या चीज है? एनिमल चारकोल, ठीक है? हाँ, तो ब्राउन कलर तो हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। और नीचे आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा? कलरलेस, है ना? जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो रहेगा कलरलेस। ओके, अब इसको आप हीट कर लो, ठंडा कर लो, और क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे क्या बन जाएगी? शुगर बन जाएगी, ठीक है? देखो, नॉर्मल चारकोल होता है, देखो सबका ओरिजिन अलग अलग होता है ना, जो भी चारकोल जो भी आता है, यदि वो एनिमल से ऑब्टेन होता हो तो ऐसे चारकोल को हम एनिमल चारकोल बोलते हैं। और यदि वो नॉर्मल कोल से ऑब्टेन होता हो तो उसको हम नॉर्मल चारकोल बोलते हैं, है ना? कोकोनट से यदि ऑब्टेन होता तो उसको हम कोकोनट चारकोल बोलते हैं, है ना? अलग अलग टाइप का चारकोल होता है, ठीक है? वो ओरिजिन के बेसिस पे होता है। चलो, तो ये चार एप्लीकेशन हो गए। फिर जो फिफ्थ एप्लीकेशन है, फिफ्थ एप्लीकेशन है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, तो ये क्या चीज है? ध्यान से सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। देखो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है? एक होती है होमोजीनियस रिएक्शन, जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है सबकी एक ही फेज हो, सेम फेज हो, है ना? बिल्कुल, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, कैटालिसिस की, कैटालिस्ट की, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन, है ना? और यदि कैटलिस्ट की, रिएक्टेंट की, इनकी फेज अलग अलग हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अरे शुगर होती है उसको, अब आपकी जो नॉर्मल शुगर आती है वो व्हाइट कलर की आती है ना, तो उसको रीजन यही है, उसको कलरलेस बनाना है। हाँ, कलरलेस यदि आप नहीं बनाओगे तो उसको कलर दिखने में वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? बिल्कुल गंदी टाइप की दिखेगी, ठीक है? इसलिए कलरलेस कर रहे हैं, समझ गए? हाँ। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे N2 गैस प्लस 3S2 गैस, इससे बन रही है NH3, अमोनिया बन रही है, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ कैटलिस्ट होता है आयरन सॉलिड, ठीक है? क्या ये होमोजीनियस कैटालिसिस है या हेट्रोजीनियस है, बताओ? क्या इसमें रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और कैटलिस्ट की सेम फेज है या डिफरेंट है? अलग अलग फेज है, बिल्कुल, है ना? तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, बिल्कुल, ठीक है? तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा, जो आपकी आयरन है ना? तो आयरन है, Fe है ना? तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा, गैसेज का होगा एडजॉर्प्शन, है ना? जो भी ये N2 गैस है, जो भी NH3 गैस है, वो क्या होगी, एडजॉर्ब होगी ना यहाँ पे। जो भी N2 और S2 है वो क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। और एडजॉर्ब होकर यहाँ जो कैटलिस्ट है इसको सरफेस प्रोवाइड करेगा कुल मिला के, है ना, रिएक्शन को। और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम है यहाँ पे सरफेस, जो भी सरफेस चाहिए उसको प्रोवाइड करना होता है। तो जो भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है
उसमें एड्जॉर्प्शन होता है, किसके ऊपर होता है, जो भी कैटलिस्ट होता है ना, जो भी सॉलिड कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस के ऊपर गैसेज का क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बिल्कुल, है ना। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का मतलब रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और कैटलिस्ट की, सबकी मतलब डिफरेंट फेज है एक सी, है ना। होमो में सारों की फेज एक जैसी होगी, है ना, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और कैटलिस्ट की। यदि डिफरेंट फेज है तो उसको बोलते हैं हम हीटरो। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आयरन सॉलिड है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, गैसेज का एड्जॉर्प्शन हो रहा है ना, और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। यदि मान लो किसी का बाय द वे किसी का बफर वफर हो जाए, उन्हें हैंग कर जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ। रिकॉर्डिंग को ज्यादा एमबी की नहीं होती है ना, 60-70 MB की होती है, तो आप आराम से देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है ना, पिछली बार की तरह नहीं है, बहुत सी रिकॉर्डिंग को ज्यादा है नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो सिक्स एप्लीकेशन है उसकी हम बात करें। सिक्स वन इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस जानते हो आप कौन सी होती है ना, ग्रुप 18 की गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। अब यदि है ना कहीं पे है ना, मतलब इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे मिक्स हो जाए, और आपको ओनली इनर्ट गैस को सेपरेट करना है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ इनर्ट गैस चाहिए। तो इनर्ट गैस है वो हम कैसे सेपरेट करते हैं, है ना, नोबल गैस को। उसके लिए हम चारकोल है वो एनिमल यूज नहीं करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, कोकोनट। कोकोनट चारकोल यूज करेंगे। ठीक है, कोकोनट चारकोल ले लो। ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर पे जो इनर्ट गैस है वो अलग अलग रेंज में एडजॉर्ब होती है ना। तो इनर्ट गैस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगी, बाकी गैस ऐसे रिमेन रह जाएगी, है ना। सिर्फ ये स्पेसिफिक होता है कोकोनट चारकोल, ये सबको एडजॉर्ब नहीं करता, सिर्फ नोबल गैस को एडजॉर्ब करता है ना, इनर्ट गैस को। नोबल गैस होती है या जो भी इनर्ट गैस होती है, उन्हीं को ये क्या करता है, एडजॉर्ब करता है, ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इनर्ट गैस को सेपरेट करने के लिए हम कोकोनट चारकोल को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद सेवंथ की बात करें हम, जो एप्लीकेशन है वो है इन क्यूरिंग डिजीज। इन क्यूरिंग डिजीज, तो देखो जो डिजीज होती है कई बार, है ना, वहां पे भी जब हम मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वहां पे भी एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे जी मान लो किसी को स्टोमक में इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, है ना, लाइक स्टोमक में इन्फेक्शन हो गया हो, तो मेडिसिन देंगे, जो भी टेबलेट देंगे, जैसे मान लो ये टेबलेट दिए। ठीक है, टेबलेट की सरफेस के ऊपर होते हैं वो छोटे छोटे पोर होते हैं, है ना, मोस्टली है, आपको नहीं दिखाई देंगे, सब टेबलेट पे होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मैं ये सब की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कई जो टेबलेट होते हैं जिसमें एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन होता है, उसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरियाज होती है ना, जो भी वायरस वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया है, वो क्या होते हैं, इन पोर के अंदर क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और यदि एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो किल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली किल हो जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे। ठीक है, इसे डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज को क्योर करने में भी एड्जॉर्प्शन का रोल है ना। नेक्स्ट है एट्थ आपका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेटलर्जी पढ़ रखा है ना, एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी, यदि आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से समझ में आएगा, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है। चलो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, देखो फ्रोथ का मतलब होता है झाग। ठीक है, तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होते हैं, उसमें झाग वाग बनते हैं। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में करूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, यदि 10th में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है वो मेनली सल्फाइड और के लिए यूज होता है। कौन से और के लिए, सल्फाइड और प्लस, इसके अंदर क्या रहेगी, और के अंदर इम्प्योरिटीज रहेगी, तो मुझे इम्प्योरिटीज और को क्या करना है,
अलग करना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, हम ऑयल डालते हैं फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस में, क्या यूज करते हैं, ऑयल प्लस वाटर। ओके, तो ऑयल की सरफेस के ऊपर कौन एडजॉर्ब होता है, सल्फाइड और है वो ऑयल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे, है ना। और वाटर है उसके अंदर मिक्स होंगे कौन सी आपकी इम्प्योरिटीज, है ना। तो यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन है, आपको ज्यादा यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोलता हूँ उतना ठीक है ना, उतना एक बार पढ़ लो, बाकी मेटलर्जी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है फोर्थ रोटेशन प्रोसेस। फिर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। क्या होते हैं एडजॉर्प्शन इंडिकेटर? तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जब टाइट्रेशन होती है ना, तो वहां पे इंडिकेटर्स का यूज होता है। कई ऐसे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, है ना, अपनी सरफेस के ऊपर है ना कुछ डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाई का मतलब जो कलर बनाता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें एंड पॉइंट का वगैरह पता चलता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो भी एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस पूरी अच्छी से रिएक्शन कर ले, है ना। तो जो इंडिकेटर से होते हैं वो कुछ डाइज को अपनी सरफेस पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना। तो जो भी डाइज होती है ना, बेसिक डाई है, जो भी एसिडिक डाई है ना, तो इससे भी मुझे यहाँ पे भी एक तरह से एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन है। तो आपको ना बस इतना ही ध्यान रखना कि बस एक पर जो हेडिंग है उसका आप ध्यान में रख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने के लिए कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ जी, और जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। 10th जो एप्लीकेशन है वो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। अगले पेज में बता देता हूँ। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने सुन रखा होगा। क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज होती है, हाँ, कलर को सेपरेट करने के लिए, है ना, या भी जो इम्प्योरिटी है उसको सेपरेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। आपने नाम सुन रखा है क्रोमेटोग्राफी में ना। चलो, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, बेसिकली एक तरह से इस तरह का कॉलम होता है ना, कॉलम होता है ये ना, दिस इज द कॉलम। और इस कॉलम के अंदर होती है एक फिक्स फेज होती है जिसका नाम होता है स्टेशनरी फेज, है ना। तो यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ स्टेशनरी फेज। छोटे छोटे इस तरह से पार्टिकल टाइप के होते हैं, ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी वैसे, ब्लैक से बना देता हूँ। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, फेज को कई बार हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, और जो भी मिक्सचर है ना, जैसे मान लो आपका पास ये मिक्सचर है ना, ये आपका मिक्सचर है, इसके अंदर A+B+C तीन चीज मिक्स है ना, दिस इज योर मिक्सचर। मिक्सचर, ओके। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है, तो इसमें ना A B C तीनों की रेट है, एड्जॉर्प्शन की रेट अलग अलग है इसके ऊपर, स्टेशनरी फेज के अंदर, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है उसको कई बार हम मोबाइल फेज के नाम से भी जानते हैं, यदि मैं जरा टेक्निकल वर्ड यूज करूं, है ना, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल का मतलब जो मूव करती हो ना, वो मूव करती हो ना, तो मिक्सचर तो मूव करेगा ना, बिल्कुल अंदर डालोगे तो इसके, मोबाइल फेज, ठीक है। तो मिक्सचर इस तरह से अंदर आएगा, ऊपर से नीचे क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है ना। और स्टेशनरी फेज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है ना, इसलिए इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे A B C है, इनकी एड्जॉर्प्शन की रेट अलग अलग होगी। मान लो जो सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, जैसे A है, वो नीचे आ गया, इसका एक अलग बैंड दिख गया आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये A हो गया, जिसका एड्जॉर्प्शन इसके बाद मान लो B आ गया, है ना, तो जैसे B का बैंड बन जाएगा यहाँ पे, ये B,
और सी है वो सबसे लिस्ट एडजॉर्ब हो रहा है, तो वो ऊपर रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम एबीसी को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। इसमें भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। एनी डाउट? चलो, तो हम आगे चलते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करते कराता हूँ। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे मैं इंटेक्स क्वेश्चन है वो आप रीड कर लेना। ठीक है, सोल्व कर लेना। जिन स्टूडेंट का कोई नेट वगैरह इश्यू है तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, इससे क्या होता है, लेक्चर का टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, फिर सिलेबस में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ उसको आप देखिए। ठीक है, हाँ जी। चलो, अब आगे हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कैटालिसिस। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कैटालिसिस के बारे में। ठीक है, नहीं अगर नीचे चला गया तो एड्सॉर्प्शन नहीं हो जाएगी। नहीं, नीचे जो सबसे नीचे आता है उसका सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है ना। एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, तभी सबसे ज्यादा नीचे आता है। और यदि सबसे ऊपर रह जाता है तो उसका एड्सॉर्प्शन सबसे कम रहता है, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो जाएगा और। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने टाइप ऑफ कैटालिसिस के बारे में पढ़ना आज। ठीक है, हाँ जी। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटलिस्ट जानते हो आप क्या होता है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस भी किया था कैटलिस्ट के बारे में। टाइप ऑफ कैटालिसिस, तो कैटालिसिस जनरली दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस, सबसे फर्स्ट होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, और एक होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, है ना। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट होमो, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कैटलिस्ट है, सबकी एक ही फेज हो, है ना। व्हेन व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट कॉमा प्रोडक्ट रिएक्टेंट कॉमा प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर सेम, सबकी एक जैसी फिजिकल स्टेट हो। ठीक है, या तो सबकी सॉलिड हो, या सबकी लिक्विड हो, या सबकी गैस हो। ठीक है, तो ऐसी कैटालिसिस को हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है ना। मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से फर्स्ट, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस is changing into 2SO3 गैस, और यहाँ कैटलिस्ट है NO गैस। ठीक है, तो ये कौन सी कैटालिसिस होगी, दिस इज द होमोजेनियस कैटालिसिस, है ना। रिएक्टेंट है, गैस में है, यहाँ पे भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, कैटलिस्ट भी किस में है, गैस में, है ना। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, वैसे ही हीट्रोजीनियस, और भी एग्जांपल दो मेरी आपको होमोजीनियस कैटालिसिस के, और भी देख लो एग्जांपल, हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल।
दूसरा एक और लिखता हूँ मैं आपके सामने। जैसे एस्टर होता है ना, CH3COO, है ना। एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर है, दिस इज एस्टर, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम वाटर के साथ, वाटर की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो आपका जो कैटलिस्ट होता है वो होता है एसिड, है ना। तो एसिड भी लिक्विड में है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, ये भी किस में रहेंगे आप, लिक्विड में रहेंगे। ओके, तो ऑल आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस कैटलिसिस। इसके अलावा शुगर का जो हाइड्रोलिसिस होता है उसमें भी क्या होता है, होमोजीनियस कैटलिसिस ही होती है, ठीक है। जो भी शुगर होती है ना, सुक्रोज होती है ना, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। आप मेडिकल के स्टूडेंट आराम से जानते ही उस चीज को, ठीक है। तो ये भी क्या होती है आपकी, होमोजीनियस कैटलिसिस होती है। ओके, फिर हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की हम बात करें तो इसके भी एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक 2SO2 gas is changing into 2SO3 gas। यहाँ कैटलिस्ट है आपका प्लेटिनम सॉलिड, है ना। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस है, बिकॉज जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो गैस में है, क्योंकि कैटलिस्ट किस में है, सॉलिड में है ना। कैटलिस्ट किसके अंदर है आपका, सॉलिड के अंदर है, और ये किसका है, गैस में, है ना। बिल्कुल, ये भी गैस में है। तो कैटलिस्ट है वो किस में है आपका, सॉलिड में है। तो ये होगी आपकी हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। इसके भी काफी और एग्जांपल है, एक अमोनिया फॉर्मेशन का हो गया, हेबर प्रोसेस हो गया, है ना। तो बहुत सारे प्रोसेस है ना। एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, है ना। जैसे एक है ना वेजिटेबल ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन होता है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड में होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, गैस में होती है, और निकल कैटलिस्ट होता है। यहाँ पे क्या बनता है, वेजिटेबल घी लिक्विड बनता है, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़े, आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाने चाहिए, और बहुत ही आसान है। अरे हेट्रोजीनियस में डिफरेंट डिफरेंट फेज रहेगी भाई, इसमें क्या रिपीट करना। हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट या कैटलिस्ट, यदि इनकी डिफरेंट फेज होती है तो वो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस है, और सेम है तो होमोजीनियस कैटलिसिस है। बच्चों का खेल है। नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप की कैटालिसिस की हम बात करें, दैट इज द ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, तो ये क्या चीज होती है, बता सकते हो आप, नाम से पता चल रहा है, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, बोलो। हाँ, ऑटो कैटालिसिस का मतलब ये होता है जब किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट खुद एक कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑटो कैटालिसिस, ठीक है। इसके डेफिनेशन में लिखा हूं तो क्या होगी देखो, व्हेन व्हेन one of one of the product, when one of the product formed can catalyze can catalyze the reaction, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, कैसे होता है देखो, अभी भी हमने करवाया है ना। मैं दोबारा एक बार वो डिस्कस कर देता हूँ ये।
CH3, ये होता है एस्टर इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। एस्टर में है ना ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाना है, मतलब इसके साथ रिएक्शन होगी वाटर के साथ, किसके साथ होती है, वाटर के साथ। और यहाँ कैटलिस्ट होता है, वो होता है आपका एसिड, क्या होता है, एसिड, ओके। ये एसिड है, ये कैटलिस्ट है। और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका CH3 COOH एक्वस प्लस CH3OH लिक्विड। अब ध्यान से देखना आप, अब ऐसा तो है नहीं कि वाटर और जो एस्टर है वो 1 मिनट के अंदर रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन क्या होगी, धीरे धीरे होगी, और धीरे धीरे रिएक्शन होगी तो आपका ये एसिड है वो धीरे धीरे बनता जाएगा। मान लो टाइम t=0 पे है, तब तो यही रहेगा ना सिर्फ, है ना। जैसे जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड है तो आपका एसिड थोड़ा बन ही जाएगा। बताओ क्या एसिटिक एसिड H+ दे सकता है, बताओ क्या ये H+ दे सकता है कि नहीं दे सकता, यस और नो। एसिड की तरह काम कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है ना। तो यहाँ पे बनने वाला जो एसिटिक एसिड है वो थोड़ी देर देखो, शुरू शुरू में तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, इनिशियली ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो होती है। बट जैसे ही थोड़ी देर में आपका एसिड बनने लगता है तो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ी देर में रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन। मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना, ये खुद कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो एसिड है ना, जो भी एसिटिक एसिड है, ये काम करेगा किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑटो कैटालिसिस, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। एक होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर। एक होता है पॉइजन, ठीक है। प्रोमोटर एंड पॉइजन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पॉइजन और जो प्रोमोटर है वो कैटलिस्ट के साथ ही मिलकर काम करते हैं। यदि आपको किसी रिएक्शन को स्लो करना है तब तो आप पॉइजन मिला दो कैटलिस्ट के साथ, और यदि उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है तो आप प्रोमोटर मिला दो, ठीक है। तो प्रोमोटर क्या काम करता है, प्रोमोटर क्या काम करेगा, विच इंक्रीजेज, विच इंक्रीजेज the activity of catalyst, which increases the activity of catalyst। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम प्रोमोटर। और वो सब्सटेंस जो एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं ना, ये क्या करते हैं, डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम पॉइजन, ओके। हाँ जी, हाँ, इनहेंस करना या इंक्रीज करना एक ही बात है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिखूं मैं, जैसे मान लो हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनती है अमोनिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस is changing into NH3, NH3 गैस, ठीक है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आयरन, Fe सॉलिड। ये भी एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है ना, कैटलिस्ट का। अब यहाँ पे आप यदि मोलिब्डेनम लेके आते हो, क्या लेके आते हो, मोलिब्डेनम, तब तो ये किसकी तरह काम करता है, प्रोमोटर की तरह, स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की। वैसे ही कैटलिस्ट बढ़ाता है, आयरन वैसे ही बढ़ा रहा है, बट आप मोलिब्डेनम लेके आओगे तो आयरन के साथ मिलकर काम करेगा, स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, है ना। बिल्कुल, यहाँ मोलिब्डेनम प्रोमोटर है। और यदि यहाँ पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आओ, ठीक है, तो वो किसकी तरह काम करने लगता है, पॉइजन की तरह। नहीं, कोबाल्ट है, सॉरी, पॉइजन। तो ये पॉइजन की तरह काम करने लगता है कोबाल्ट, ठीक है। तो इस तरह से प्रोमोटर क्या करता है,
कैटलिस्ट के साथ काम करता है और रिएक्शन की रेट को और इंक्रीज कर देता है। पॉइजन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ 2NH3, अरे इसकी क्या टेंशन लेते हो। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के बारे में। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस की दो थ्योरी है, हमारे सिलेबस में तो एक ही है, हमें तो जरा को ध्यान में रखना नहीं है दूसरी को। ठीक है, फर्स्ट जो थ्योरी है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और जो दूसरी थ्योरी है वो है आपकी एड्जॉर्प्शन थ्योरी। एड्जॉर्प्शन थ्योरी। तो देखो ट्रांजिस्टेड थ्योरी का मतलब क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को कम कर देता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, मींस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे मतलब आप कैटलिस्ट डालोगे, ऐड करोगे, तो रिएक्शन की स्पीड तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी तो हम ऑलरेडी जानते भी है ना, और बाकी चैप्टर में जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें भी आ जाएगी, है ना। हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन थ्योरी के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, ठीक है, वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, हीट्रोजीनियस कैटालिसिस पे। किस पे एप्लीकेबल होती है ये, हीट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हाँ जी, और यही हमारी मॉडर्न थ्योरी है एक तरह से, है ना। तो हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। हाँ, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या चीज है, देखो जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, उसके ऊपर किसी गैस का क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो कैटलिस्ट के पास क्या होती है, एक तरह से वैकेंसी रहती है ना, खाली वैकेंसी रहती है ना, एक्टिव साइट रहती है। कैटलिस्ट के पास क्या होती है ना, जो भी है वैकेंसीज रहती है, एक्टिव साइट रहती है। ठीक है, कैसे, मैं बना रहा हूँ एक तरह से कैटलिस्ट की सरफेस को, है ना, अंदर का जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। चलो देखो, ये है सॉलिड कैटलिस्ट। ये क्या चीज है, मैंने जो बनाया है, मैंने सॉलिड कैटलिस्ट बनाया है। ओके, तो मैं ना एक ही पिक्चर में बार बार नहीं ड्रॉ करूंगा, ऐसे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो ये है आपके पास फ्री साइट, फ्री साइट्स है ना, वैकेंसीज पड़ी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बनना है ना, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ आपके सामने,
जैसे H2 है, H2 गैस प्लस I2 गैस, उससे मुझे बनाना है क्या, HI। ओके, यहाँ पे कोई भी बुला बुला कोई भी कैटलिस्ट है ना, तो यहाँ पे कैटलिस्ट है, माइक बंद कर लो अपना, सॉलिड कैटलिस्ट है ना, जैसे यही कैटलिस्ट है ना जो दिखाया गया है ना, ये इसके पास क्या है, फ्री साइड्स है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मुझे बताओ क्या होगा, क्या H2 और I2 का कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा बताओ। जैसे ये ना सरफेस है, जैसे मान लो कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट रखा है, तो उसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो, होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे इस तरह से HI, ओके, इस तरह से क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे होगी, आयोडीन यहाँ पे क्या होगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो गैसेज है उनका कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। और ये एडजॉर्प्शन कौन से फोर्सेज के द्वारा होता है, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन होना चाहिए या केमिकल होना चाहिए। फिजिकल हो गया तो फिर तो न्यू प्रोडक्ट ही बन जाएगा, हमें कौन सा, हमें केमिकल नहीं करवाना, कौन सा फिजिकल करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ओके। और जब एडजॉर्प्शन हो गया है तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट बना होगा, फिजिक केमिकल नहीं बनेगा, केमिकल में तो न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर जाएगी हाइड्रोजन, ठीक है। आपको HI बनाना है ना, तो हमें तो H और I के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। चलो, अलग अलग गैसेज का फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है यहाँ पे। फिर क्या होगा, H और I आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे H और I के बाद बीच में क्या रहेगी, बॉन्डिंग रहेगी इस तरह से, ठीक है, बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। तो ये बॉन्ड तो बनता जाएगा, और इधर वाला बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटता रहे, टूटता जाएगा, अल्टीमेटली बताओ क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा, बन जाएगा ना। और कैटलिस्ट की जो सरफेस है वो वापस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है, दोबारा और रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। एट लास्ट है वो कैटलिस्ट की सरफेस तो फ्री हो जाएगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मान लो प्रोडक्ट बन गया है ना, मैं दूसरी पिक्चर दिखाऊं, मान लो नीचे देखो, ऊपर वाली मत देखो, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है, जैसे HI यहाँ बन चुका है, तो अब HI को बन गया, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, डिसोरप्शन या नहीं करवाना पड़ेगा। डिसोरप्शन जानते हो क्या होता है, जो भी एडजॉर्ब मटेरियल है उनको वापस रिमूव करना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक बार चिपका रहेगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो उस प्रोडक्ट को हटाने के लिए मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे डिसोरप्शन कराऊंगा, क्या कराऊंगा, डिसोरप्शन, है ना। एट लास्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसोरप्शन। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या होता है, डिसोरप्शन होता है। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती, ठीक है, कोई डाउट है इस थ्योरी में। ओके, तो नेक्स्ट देखो, एक लास्ट टॉपिक छोटा सा और देख लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। देखो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो सॉलिड कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है एक सॉलिड कैटलिस्ट का, वो है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज मीन बाय एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी का मतलब कैटलिस्ट की वो एबिलिटी जो क्या कर सके, है ना, मतलब एक एनफ स्ट्रेंथ का कोई भी बॉन्ड बना सके, केमिकल बॉन्ड या फिजिकल बॉन्ड बना सके, ठीक है, सरफेस के ऊपर, है ना। मतलब ये बताओ मुझे, जब गैस है वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर कोई बॉन्ड बनाएगी ही नहीं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना कैटलिसिस का, ठीक है। तो एक्टिविटी का मतलब
कि कितनी हद तक वो बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, गैस के साथ। ओके, तो एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट activity is the ability of catalyst to form a chemical bond of enough strength enough strength with with gas molecules। मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट की सरफेस है आपके पास, तो जो भी गैस एडजॉर्ब होगी, है ना, कोई भी गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो कितनी स्ट्रेंथ तक, कितनी हद तक ये केमिकल या जो भी है बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना, वो उसकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो भी गैसेज है वो यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगी, कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो इसकी एक्टिविटी होती है। हाँ जी, मतलब ये सारी मेटल इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं कर पाती, सिर्फ डी ब्लॉक की मेटल है वो ही कर सकती है ऐसा। ठीक है, तो इसके जो ग्रुप जो ग्रुप 5 से लेके 11 है, 11 की जो मेटल्स है, ग्रुप 5 से लेके 11 की जो मेटल है ना, वो गुड कैटलिस्ट कैटलिटिक एक्टिविटी होती है उनके पास। क्या होती है? गुड कैटलिटिक एक्टिविटी। ठीक है, सबसे ज्यादा कैटलिटिक एक्टिविटी होती है ग्रुप 7 to 9 के बीच में ना। मैक्सिमम मैक्सिमम कैटलिटिक जो एक्टिविटी होती है होती है ग्रुप 7 से 9, ग्रुप 7 to 9 है ना, जिसमें आपके प्लेटिनम आ गया, ठीक है, प्लेडियम आ गया, ठीक है, निकल आ गया, है ना, ये ज्यादातर यूज होती है ये वाली मेटल। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ, एमएन भी यूज होता है, मोलिब्डेनम भी यूज होता है। ठीक है, ओके, तो ये है आपकी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिलेक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे हम? सिलेक्टिविटी। बस लास्ट है, 5 मिनट और दे दो मेरे को। सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप मान लो रिएक्टेंट सेम ले लो और कैटलिस्ट अलग ले लो, ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसका सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? एक कैटलिस्ट एक कैटलिस्ट कैन ओनली कैटलाइज कैटलाइज स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिएक्शंस टू फॉर्म टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने सीओ गैस ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ले ली, उसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वाटर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या कर लिया, एटलीस्ट अलग अलग ले लिया, देखो अलग अलग केस ले लिए। एक केस में मैं कैटलिस्ट ले रहा हूँ कॉपर, दूसरे में ले लिया मैंने ले लिया निकल, तीसरे में मैंने कोई और ही ले लिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने सी यू ओ सी यू नॉट सी यू प्लस
ZNO, ठीक है। साथ में यहाँ पे Cr2O3 भी आता है, ठीक है। कई कई बार है ना, इस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी जगह कई बार हम कोबाल्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, कई कई जगह कोबाल्ट लिया जाता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे तीनों केस में जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है। फिर आप CO+H2 लेके देखोगे, है ना, और कोबाल्ट कैटलिस्ट लो, ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है यहाँ पे मिथेनॉल, है ना, आपने पढ़ा हाइड्रोजन चैप्टर में, है ना, सिन गैस होती है ये, ठीक है, वाटर गैस। तो मिथेनॉल के सिंथेसिस में काम आती है। कॉपर लेको देखोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, है ना, HCHO बनेगा, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और निकल लेके देखोगे तो मीथेन प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट तो सेम है, बट कैटलिस्ट अलग अलग है, तो बनने वाले प्रोडक्ट भी अलग अलग है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिविटी बोलते हैं। इसी को हम सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं। आप रिएक्टेंट सेम ले लो, बट प्रोडक्ट मतलब कैटलिस्ट को चेंज कर दो, तो बनने वाले प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं ना। दिस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अंडरस्टैंड? क्या कोई डाउट है? क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, सी यू सून मंडे। नहीं, मंडे को टेस्ट नहीं है।